हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के ईवीएम पेपर का मॉड्यूल सी का यूनिट 25 जो कि है एचआरएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है। अब अगर हम उसमें आईटी को यूज़ करते हैं तो ये हमारे उनके पर्सनल प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। फिर इसमें बोल रहा है कि मेक यूज़ ऑफ एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन इन ऑल द एरियाज फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हम लोग आईटी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जितने भी हमारे इंफॉर्मेटिव एरियाज होते हैं वहाँ पे करेंगे। क्यों करेंगे? डिसीजन मेकिंग के लिए और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट टू दिस प्रोसेस। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसमें काफ़ी हद तक इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है दो टेक्नोलॉजी को मर्ज करती है। क्या क्या है वो? कम्युनिकेशन और कंप्यूटर। जिसमें कि अगर आप कम्युनिकेशन जो है आर एमिंग एट एक्यूरेट फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा मैसेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है? एडवांसिंग इन स्टोरिंग वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग ऑपरेशन। तो कम्युनिकेशन में हम कोई भी मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं या कोई भी डेटा, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम उस वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करके रखते हैं दूसरे ऑपरेशंस को कंप्यूट करने के लिए। इन एडिशन इंटेलिजेंस हेल्प द मशीन टेक ह्यूमन लाइक डिसीजंस विथ मच फास्टर स्पीड। अब अगर इसमें हम लोग इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे तो ये हमारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? ये ह्यूमन लाइक डिसीजंस को जितनी जिस स्पीड में ह्यूमन कर सकता है उससे ज़्यादा फास्टर स्पीड में ये करेगा। अभी नेक्स्ट बोल रहा है कि एडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी वुड बी टू अंडरस्टैंड द क्वालिटेटिव चेंज। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का मतलब है हमें क्या समझना होगा? क्वालिटेटिव चेंजेस को समझना होगा। अंडरस्टैंडिंग द न्यू रिलेशनशिप, उसके लिए हमें उसके न्यू रिलेशनशिप को समझना होगा। एंड रियलाइजिंग द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल पावर सेंटर ऑफ, जो हमारे ट्रेडिशनल पावर सेंटर हैं उनको लॉस हो सकता है अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो। अभी नेक्स्ट जो कह रहा है फ्रेंड्स, ये है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एचआरएम। तो एचआरएम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? ये फ्रेंड्स बहुत सारे फंक्शंस में एचआरएम को हेल्प करता है, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, अप्रेजल हो गया, रिवॉर्ड सिस्टम हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हो गया। तो इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इससे हम अपने एम्प्लॉय के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हमें स्टोर करनी है तो उसको हम एक जगह डेटाबेस उसका बना के रख सकते हैं। तो ये डेटा जो है ये क्या चीज़ के डेटा हो सकते हैं? ये डेटा मतलब एम्प्लॉय के बहुत सारे जो डेटा होते हैं, उनके नाम, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी एम्प्लॉय के बारे में, ये सब हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। डेटाबेस रिलेटेड टू एन एम्प्लॉय इज बिकमिंग ब्रॉड बेस्ड एज वेरियस डायमेंशन आर गेटिंग एडेड। और उनके रिलेटेड जो भी डेटा है, एक्स्ट्रा जो डेटा उनका है, जैसे उनका सैलरी हो गया, अलावेंस हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, उनके पास्ट वर्क एक्सपीरियंस हो गए, उन्होंने क्या क्या ट्रेनिंग की है, उनके क्या क्या स्किल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक डेटाबेस में हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर है अपडेटिंग द डेटा कुड बी डन पार्शियली बाय डिफरेंट इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अब जो डेटा है ये तो किसी एक जगह से तो डेटा वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, तो आप डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट इंडिविजुअल के डेटा को जो है वो उसमें अपडेट कर सकते हैं। द डिसीजंस रिलेटेड टू एचआर डे टू डे और पॉलिसी रिव्यूज, और एचआर के जो भी डिसीजन रिलेटेड हैं और डे टू डे जो भी उनकी पॉलिसी रिव्यूज हैं वो भी उसमें आप रियल टाइम में अपडेट कर सकते हैं। जैसे पॉलिसी रिव्यू हो गया
तो जो भी नई चीज़ें जो आएंगी उसमें आप रियल टाइम में उसमें अपडेट कर सकते हैं। टू इंश्योर एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मेंटेनिंग ऑफ सच डेटाबेस इज नीडेड। तो किसी भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें इस तरीके के डेटाबेस को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अ कम्प्रीहेंसिव कंप्यूटर बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? कम्प्रीहेंसिव कंप्यूटर बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एग्जाम में पूछ चुका है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है HRIS क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ बिकम एन ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी। ये आज के डेट में एक नेसेसिटी बन गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। इससे क्या होता है कि आप अपने डेटा को इन्हांस कर सकते हैं और जो भी डिसीजन आप उससे ले सकते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव डिसीजन होगा। When the criteria are known and systems are used, the decision are perceived to be unbiased and unfair. अब जब सिस्टम यूज्ड आप डेटा को यूज़ करते हैं तो वहाँ से जो आपका डिसीजन होगा वो अनबायस होगा और फेयर होगा। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में किस किस तरह के डाटा इंक्लूड होते हैं, जैसे बायोडाटा हो गया जिसमें नाम, एज, जेंडर, एड्रेस, इंश्योरेंस पॉलिसी, ब्लड ग्रुप, ये सारी ऐड होती हैं। फिर आपका एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री मतलब प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसीज, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सैलरी अलाउंस, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें ऐड होती हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस, एक्सेस कंट्रोल एंड यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। तो हमें डेटाबेस को मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम इससे किसी भी चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे किस स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, किसे कहाँ प्लेसमेंट करनी है, उनका करियर प्लानिंग किस तरीके का होना चाहिए। तो जो भी सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल है इस तरह के डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए और एक्सेस करने के लिए, वो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये DSS और SQL का फुल फॉर्म बार बार पूछता है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया DSS, एक्सपर्ट सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि SQL, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग। टूल्स हेल्प नॉट ओनली इन एक्सेसिंग द रिलेवेंट डेटा बट ऑल्सो हेल्प द डिसीजन मेकर टू टेक अ बेटर एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये जो है ये सिर्फ हमें डेटा एक्सेस ही करने नहीं देता है, हमें अगर किसी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो उसके डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प भी करता है। अभी नेक्स्ट है HR रिसर्च। HR रिसर्च इन HRM एरियाज कैन बी अंडरटेकन टू अंडरस्टैंड। अब HR रिसर्च की हमें ज़रूरत क्यों होती है? तो ट्रेंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम लाइक रिक्रूटमेंट्स, कि अभी जो किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है जैसे रिक्रूटमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रेनिंग अप्रेजल के लिए, तो अगर आप उसमें HRM रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अभी एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो क्या है। फिर नेक्स्ट चीज से आप पता लगा सकते हो कि टू फील द पल्स ऑफ द वर्कफोर्स इन टर्म ऑफ देयर मोटिवेशन, कमिटमेंट, एक्सपेक्टेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड सो ऑन, कि आपका जो वर्क फोर्स है वहाँ पे मोटिवेशन का ये रोल क्या है, कमिटमेंट कितना है, एम्प्लॉयज़ के क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर वहाँ पे कुछ एरिया जो है जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है तो वो क्या है। तो इस तरीके से आप इसको रिसर्च के थ्रू पता लगा सकते हो। तो अभी बोल रहा है कि इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोफाइल ऑफ न्यू एंट्रेंस। अगर कोई नए लोग ज्वाइन करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उनको अंडरस्टैंड करने में ये आपको हेल्प कर सकता है, और आप उनको जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उसके साथ आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। एनालिसिस ऑन द वेरिएबल्स, आप उनको अलग अलग वेरिएबल्स पे एनालाइज कर सकते हैं, जैसे उनका एजुकेशन लेवल, उनका जेंडर, उनका रीजनल रिप्रेजेंटेशन, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कोई भी स्टेप लेने में आपको हेल्प करेगी, कोई भी वैल्यूएबल स्टेप अगर आप लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर रिलीवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी कैन ऑल्सो बी स्टडीड थ्रू HR रिसर्च इनिशिएटिव। और अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या जो उनके रूल्स रेगुलेशन और जो भी फॉलोअप वो कर रहे हैं, किस तरीके का वहाँ पे इन्वायरमेंट है, आप उसको भी HR इनिशिएटिव्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। अ क्लाइमेट और a job satisfactory survey can provide data for action. It can also be meaningful feedback to the management. और क्लाइमेट और जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे से आपको अपने मैनेजमेंट को एक फीडबैक मिलता है कि आपको जो HR फिलोसफी है अपने एम्प्लॉय पे किस तरीके से अप्लाई करनी है, और आपके एम्प्लॉय जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? तो नॉलेज मैनेजमेंट कुछ नहीं है, नॉलेज क्रिएशन है। आप अपने एम्प्लॉय के बीच में किस तरीके से नॉलेज क्रिएट करते हैं।
तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पुलिंग इट। द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर द सोर्स ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज। पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वही नॉलेज क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो है ये आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मशीनरी के थ्रू उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके थ्रू आप करते हैं। तो पुलिंग द नॉलेज डिपेंड्स ऑन द कल्चर, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड अदर मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आप नॉलेज पुलिंग कैसे कर सकते हैं, ये आपके कल्चर, आपके इंटरपर्सनल इंटरेक्शन और अदर मैनेजमेंट प्रोसेसेस के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो द नॉलेज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द टैसिट नॉलेज ऑफ पीपल इन ए सिस्टमैटिक मैनर फॉर फ्यूचर यूज़। तो जो अभी प्रेजेंट पीपल जो है वो काम कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है, आप उनके नॉलेज को स्टोर करते हैं और उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। न्यू नॉलेज एंड न्यू स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू मैनेज द न्यू चैलेंजेस ड्यू टू डीरेगुलेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेड फॉर स्पीडिंग अप ऑफ प्रोसेस एंड एक्वायरिंग कॉम्पिटिटिव एज। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट है कि नोनाका एंड अदर्स ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द नॉलेज क्रिएटिंग कंपनी। तो द नॉलेज क्रिएटिंग कंपनी बुक जो है वो नोनाका ने लिखी थी। ये बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कुड ब्रिंग अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन ट्रेनिंग टेक्निक्स। अगर टेक्नोलॉजी का एडवांस हुआ तो उससे हमारे ट्रेनिंग टेक्निक्स में भी काफ़ी चेंजेस आए, ट्रेनिंग के मेथोडोलॉजी में चेंजेस आए। द टेक्नोलॉजी ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी इन टेलरिंग एंड डिजाइनिंग ट्रेनिंग इंटरवेंशन टू सूट इंडिविजुअल लर्नर्स। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेनिंग इंटरवेंशन है वो काफ़ी अच्छा हुआ, उसको डिज़ाइन किया गया। इट्स मेन एडवांटेज इज इट्स चीप मास प्रोडक्शन ऑफ यूज़र फ्रेंडली लर्निंग मटेरियल। तो इससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लर्निंग मटेरियल जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो इसी का एक रूप है ई लर्निंग पैकेजेस। अभी हर बैंक में फ्रेंड आपने देखा होगा ई लर्निंग का पोर्टल है, आप वहाँ पे जाके अपने बैंक्स के जो भी रूल्स रेगुलेशन और जो भी नए डेवलपमेंट्स है आप वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और ये जो ई लर्निंग जो है वो GUI इंटरफेस पे काम करता है, इसको बोलते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस एंड इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर। और एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप ई लर्निंग के थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ई लर्निंग के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपका कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आप अपने कन्वीनियंट टाइम और प्लेस के हिसाब से आप ई लर्निंग कर सकते हैं और इसमें आपको प्राइवेसी भी मिलती है। आप अपने खुद के सुविधा के अनुसार इसमें स्टडी कर सकते हैं। एंड हाई लेवल इंटरेक्शन विथ इमीडिएट फीडबैक एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चेक हिज अंडरस्टैंडिंग। आपका इमीडिएट फीडबैक आप उसमें दे सकते हैं और आपने कितना उसमें अंडरस्टैंड किया उसके लिए वहाँ पे आपके कुछ जो है वो असेसमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैन बी सिमुलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। अब रियल लाइफ सिचुएशन के साथ आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज़, आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब ये डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग का डिसएडवांटेज क्या है कि ये इनफ्लेक्सिबल है, डिपेंडिंग अपॉन ए प्री प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम। इसमें जो है ग्रेटर सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है और कमिटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि लर्नर अगर इसमें डिसिप्लिन नहीं है तो वो जो ई लर्निंग में बताई जा रही हैं वो चीज़ें उसको याद नहीं रहेंगी या वो उस पर ध्यान नहीं देगा। में इंड्यूस ए सेंस ऑफ आइसोलेशन। आपको एक आइसोलेशन जैसा भी महसूस हो सकता है कि आप अकेले हैं, आप अकेले पढ़ाई कर रहे हैं। डज नॉट परमिट पर्सनल रीइंफोर्समेंट, देयरफॉर द मोटिवेशनल इफेक्ट्स आर फॉरगॉन। इसमें आपको कोई भी मोटिवेशनल इफेक्ट नहीं मिलेगा। कैन प्रूव कॉस्टली एज एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड। ये कॉस्टली भी हो सकता है कि क्योंकि इसके लिए आपको कॉस्टली हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्रेंड ये दो पॉइंट में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे देखिए दे रहा है कि ये कॉस्टली है और यहाँ पे दे रहा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस कि ये कहीं कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है इन फ्रॉम द सेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि आप एट अ टाइम बहुत सारे अपने लर्नर्स को एक साथ जो लर्निंग मटेरियल है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वहाँ पे उनको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। और पर इंडिविजुअल अगर उसको गेन करने के लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो ये इस सेंस में कॉस्टली हो सकता है। अभी है एमर्जिंग ट्रेंड्स। एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है कि अभी क्या है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर आ गए हैं, फ्यूजन ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इमेज प्रोसेसिंग हो गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है। ऑल विल सिमुलेट द लर्निंग टू द रियल लाइफ सिचुएशन।
तो अभी आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि कोविड लॉकडाउन की वजह से अभी तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिजिटाइज हो गई हैं बैंकों में। अभी जो मीटिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो भी अभी टीम ऐप के थ्रू हो रहे हैं। तो इस तरह से अभी आगे आने वाले समय में जो HRIS और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इसका काफ़ी रोल जो है वो काफ़ी डेवलप होगा बैंकिंग इंडस्ट्री में और अदर ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और हमारा ये मॉड्यूल भी यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फ्रेंड्स आप वीडियो को थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।